अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा कपल आता है जिसमें हस्बैंड के वाइफ के सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जो भी वर्कअप करवाया जाता है इनफर्टिलिटी का, उसमें हार्मोनल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। फिजिकली वो एग्जामिनेशन के ऊपर नॉर्मल होते हैं लेकिन स्टिल उनको औलाद नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा कपल आता है जिसमें हस्बैंड के वाइफ के सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जो भी वर्कअप करवाया जाता है इनफर्टिलिटी का, उसमें हार्मोनल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। फिजिकली वो एग्जामिनेशन के ऊपर नॉर्मल होते हैं लेकिन स्टिल उनको औलाद नहीं। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी कंडीशन होती है क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी तशखीस के लिए और अपने इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स आपके सारे टेस्ट करने के बाद, आपको चेक करने के बाद आपको कोई खास रीजन नहीं बता सकते। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इनफर्टिलिटी का कोई कॉज ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट पर और फिजिकली आपको चेक करने के बाद आपकी इनफर्टिलिटी की वजह ढूंढी नहीं जा सकी। और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, और वक्त गुजरने के साथ साथ टेस्ट में एडवांसमेंट आती जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि गुजरते वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट भी मैदान में आ जाएंगे जो कि इनफर्टिलिटी के उन कॉजेज को ढूंढना शुरू कर देंगे जो अभी तक अनएक्सप्लेन हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं। तो यूजुअली जो कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें स्पर्म काउंट डिस्टर्ब होता है, स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, एग्स की क्वालिटी खराब होती है, फीमेल्स के एग्स नहीं बनते, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इन्फेक्शन होती है, कोई एंडोमेट्रियोसिस होती है या कोई फाइब्राइड यूट्रस होता है, तो ऐसे कॉजेज तो रूल आउट हो जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। तो कुछ ऐसे कॉजेज भी होते हैं जो कि अभी तक टेस्टों के ऊपर नहीं डिटेक्ट होते। वो क्या क्या कॉजेज हैं? बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके जो मेल पार्टनर हैं उनका जो स्पर्म होता है उसका डीएनए डैमेज हो जाता है। अब ये इतना माइनर सा डैमेज होता है कि ये यूजुअल जो रिपोर्ट करवाई जाती है हस्बैंड सीमन एनालिसिस, ये उसके ऊपर डिटेक्ट नहीं होता, और इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि अभी इतने कॉमन नहीं है, और यूजुअली वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसे टेस्ट बहुत कॉमन हो जाएंगे जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो इसी तरह से जो फीमेल्स की एग क्वालिटी है वो भी बाज़ औक़ात इस तरह से डैमेज होती है कि वो टेस्ट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हो जाती, क्योंकि एग काउंट का तो पता चल जाता है, एग क्वालिटी को मेजर करने का अभी तक कोई खास टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इम्प्लांटेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं जो डिटेक्ट नहीं हो सकते अभी तक, और इसी तरह से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हार्मोनल मसला हो सकता है जो कि आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को कैसे मैनेज करना है और कुछ आपको टिप्स बताई जाएंगी और इसका ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा, और कितने चांसेस होते हैं आपके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के साथ कंसीव करने के, इसी के बारे में आज बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करें इनफर्टिलिटी जो अनएक्सप्लेन्ड होती है, इसकी जो प्रोपोर्शन है वो है 15 to 30%, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है क्योंकि ज़्यादातर कॉजेज अब डिटेक्ट हो जाते हैं इनफर्टिलिटी के। तो जो 15 to 30% कपल ऐसे होते हैं जिनकी इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड रहती है, अब इन्होंने करना क्या है? देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि क्या हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन चांसेस एक नॉर्मल कपल की निस्बत बहुत कम होते हैं। एक नॉर्मल कपल के हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसीव करने के चांसेस होते हैं 20 to 25%, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वालों के जस्ट 5% होते हैं। तो इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन्होंने करना क्या है, 2 साल इन्होंने
अपनी शादी के बाद कोशिश करनी है कि ये नेचुरली कंसीव करें, और जैसे ही 2 साल गुजरते हैं तो इनको चाहिए कि ये अब किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। अब ट्रीटमेंट को अर्ली स्टार्ट करने की वजह यह है कि जैसे जैसे आपकी एज गुजरती जाती है, फीमेल्स के एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिस्टर्ब होने लगती हैं, और इसी तरह से मेल के भी साथ यही मसला होता है कि स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब होने लगती है। तो बेहतर ये है कि आप चूंकि नेचुरली तो कंसीव नहीं कर पा रहे और बहुत कम चांसेस हैं, तो आप अब उसके लिए कोई हेल्प लें। अब इसकी हेल्प के क्या तरीकाकार हैं? इसकी हेल्प के तरीकाकार ये हैं कि आपको सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में आपने देखना है कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि आपके स्पर्म को, एग को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को डिक्रीज कर रही हैं। ये क्या चीजें हो सकती हैं? देखें, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका वेट कितना है, और आपने अपने हेल्दी वेट को अचीव करना है, ओबेसिटी को कम करना है। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करती हैं या करते हैं तो इसको छोड़ दें। कॉफ़ी पीनी है तो कैफीन की इंटेक जस्ट 2 कप्स यानी 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका ओवरऑल कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस को कम करें। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को छोड़ दें। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें। ऐसी फूड का इस्तेमाल करें जो कि आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, जो कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि कौन सी फूड से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। तो इसी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो है ओवेरियन स्टिमुलेशन। और ओवेरियन स्टिमुलेशन की जाती है टैबलेट्स के जरिए और इंजेक्शंस के जरिए। तो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो अच्छी क्वालिटी के एग्स बना सके। अब ओवेरियन स्टिमुलेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है IUI। अगर आप ओवेरियन स्टिमुलेशन से कंसीव नहीं कर पाते तो आपको IUI को लाजमी ट्राई करना चाहिए। अब IUI एक सिंपल और एक बजट फ्रेंडली टेक्निक होती है, और इसमें आप ओवेरियन स्टिमुलेशन को भी साथ में मिला सकते हैं, और एज के मुताबिक आप इसको 3 से 6 साइकिल तक ट्राई कर सकते हैं IVF पे जाने से पहले, क्योंकि IVF एक महंगा तरीकाकार है। तो अगर आपकी एज कम है तो आप इसको 6 साइकिल्स तक भी ट्राई कर सकती हैं। अगर एज ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है आपकी एज, तो फिर भी आप 2 to 3 साइकिल्स IUI के ट्राई कर सकती हैं। तो तकरीबन 80% कपल्स जो होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, वो आपकी ये ओवेरियन स्टिमुलेशन की टेक्निक से या IUI की मदद से कंसीव कर जाती हैं। तो इतना अच्छा रेट होता है आपका विद ट्रीटमेंट। अब इसके बाद जो कपल्स रह जाते हैं कि वो IUI से भी नहीं कंसीव कर पाए, वो टैबलेट से भी नहीं कंसीव कर पाए, तो उनके लिए IVF की टेक्निक मौजूद होती है। अब IVF आपको पता है कॉस्टली प्रोसीजर है और एक लेंथी प्रोसीजर है, और IVF में आपकी ओवरीज को भी स्टिमुलेट किया जाता है ताकि कई एक एग्स बन सकें। तो हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, और जब आपको बहुत सारे एग्स हासिल हो जाते हैं तो उसमें से जो सबसे अच्छी क्वालिटी के एग्स होते हैं उनको सबसे अच्छे जो स्पर्म होते हैं उनके साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है, और फिर प्रेगनेंसी को अचीव करवाया जाता है। IVF और IUI का सारा प्रोसीजर मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो IVF का सक्सेस रेट कितना होता है? 31 to 40% सक्सेस रेट होता है। तो काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, लेकिन वो IVF से कंसीव कर जाते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपने जब IVF करवानी है, अगर आपने सोचा है कि आपने IVF करवानी है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो IVF से पहले आप ओवेरियन स्टिमुलेशन और IUI को ट्राई ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है, कॉस्टली नहीं है, और ये इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और यूजुअली इसके लिए आपको कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को समझता हो, उसको ट्रीट करता हो, इस मामले में वो स्पेशलिस्ट हो।
अगर आपको IVF के साथ भी कंसीव नहीं होता तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि उसमें आपका एग किसी सूरत भी ऐसी क्वालिटी का नहीं होता जो कि फर्टिलाइज कर सके प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब आपके बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं और वो आपका जो IVF का प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल नहीं होने देते। और इसी तरह से बाज़ औक़ात एंडोमेट्रियोसिस इतने छोटे छोटे स्पॉट्स की सूरत में होती है कि वो लेप्रोस्कोपी पे या टेस्ट के ऊपर नज़र नहीं आती, लेकिन अंडरलाइंग वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कर रही होती है, तो इस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाना है। बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं, आपने मायूस नहीं होना और इसका अर्ली ट्रीटमेंट करवा लें। जितना अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट होता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी गायनोकोलॉजिकल इशू के बारे में आपको रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।